ओम शांति। कल हम सब ने मीठे बाबा से मुलाकात की और बाबा ने हम सबको बहुत बहुत बहलाया, भरपूर किया। और उससे 2 दिन पहले आपने दादी जी का जब भोग लगाया था दादी जी का आपने मैसेज भी सुना होगा। तो आज जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है दादी जी। दादी जी संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण स्थिति कैसे दादी जी ने प्राप्त की, कैसे उनके अंत के दिनों में स्थिति थी। तो मैं आपसे, जैसे दादी जी के साथ में मुझे लगभग दादी से 18 वर्ष दादी के साथ जैसे मुझे एक्सपोजर का टाइम मिला और अंत के दिनों में मैं दादी के साथ रहा काफी समय। बाबा ने मुझे सेवा दी थी दादी के तन की संभाल करने की, एज ए उनके डॉक्टर के रूप में। तो कैसे दादी के साथ मेरा अनुभव रहा, मैं आपके साथ उसको मैं 5 फेज में आपके साथ शेयर करता हूं कि कैसे दादी जी फरिश्ता बनती गई और फिर कैसे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हुई। एक फेज है 1936 से 1969 की फेज। वो फेज मैंने दादी की नहीं देखी, पर्सनली नहीं देखी, किंतु हम सभी जानते हैं कि दादी जी जब 1936 में पहली बार बाबा से मिली तो इनको साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का। और उसके बाद तब से ही दादी के अंदर, दादी को जैसे मन से ही दादी समर्पित हो गई। दादी की क्वालिटी थी झाटकू, मतलब एकदम धक से निश्चय करने वाली। तो जैसे ही दादी को साक्षात्कार हुआ, दादी बाबा की बन गई। और उनके जो पिताजी थे उन्होंने छुट्टी दी, क्योंकि पिताजी पहले से ज्योतिषी थे, जानते थे कि ये बच्ची तो मीरा है। तो बाबा की बन गई। और बाबा की नजरों में शुरू से, मम्मा की तो दादी, हम कई बार दादी जी जब हमारे साथ, हम दादी के साथ होते थे तो दादी से हम पूछते थे, मम्मा के बारे दादी से पूछते थे, दादी जी मम्मा कैसी थी। तो दादी मम्मा की बहुत बहुत महिमा करती थी, बहुत प्यार से। दादी से कैसे उनकी फ्रेंडशिप थी, कैसे बाबा के दिनों की दादी हमसे, जब मैं काफी समय पिछले 2-3 साल दादी जब काफी बीमार रहे तो मैं दादी के साथ काफी नजदीक रहा। तो दादी से हम पूछते रहते थे बातें, कुछ पुरानी बातें, 36, 37 और भी पुरानी बात। मतलब उसके बाद बाबा के साथ जो 14 साल का पीरियड तपस्या का बीता, और फिर उसके बाद दादी सेवाओं पे गई, तो हम बातें करते रहते थे, कुछ ना कुछ। एकांत में बैठे तो दादी बताती रहती थी कुछ ना कुछ बातें। और छोटे छोटे बाद में तो दादी के बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न जो आपको पहुंचे भी होंगे, छोटे छोटे प्रश्न दादी से पूछते थे तो दादी उसके जवाब देती रहती थी। तो वो जो पीरियड था, दादी जी ने एकदम आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार का पार्ट निभाया। और बाबा की और मम्मा की नंबर वन जैसे उनकी सपूत के रूप में, है ना, एकदम ऐसा दादी ने पार्ट निभाया कि बाबा को सारे बच्चों में दादी नंबर 1 लगती थी। और यही कारण था कि दादी जी को बाबा ने सबसे पहले जापान भेजा, और जहां भी सेवा पे दादी को भेजा बाबा ने, दादी ने वहां जाकर के यज्ञ, मतलब बहुत अच्छी स्थापना बॉम्बे में की, दिल्ली में की, और जहां गई दादी जी ने पूरा स्थापन किया। फिर 1969 से, एक्चुअली 68 से हमारे लौकिक घर में गीता पाठशाला शुरू हुई। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों का आना जाना शुरू हुआ। तब से मैंने ज्ञान में तो नहीं आया कि तो बहनों से बहुत प्यार रहा। तो बहनें जो बाबा की बातें सुनाती थी हमारे घर में, और दादी की बातें सुनाती थी। अपनी मदर के साथ मेरा आना जाना होता था सेंटर पर, पांडव भवन में आना जाना होता था। हालांकि ज्ञान का कोर्स नहीं किया था, किंतु ऐसे ही जस्ट, क्योंकि बहनों को बहुत प्यार था, मुझे भी बहुत प्यार लगता था उनसे। तो वो जो मुझे मिला उस समय 1973 में जब दिल्ली में मेला लगा था रामलीला ग्राउंड में, तो दादी को मैंने पहली बार देखा था। एक छोटे बच्चे के रूप में देखा था। मैं तो बच्चा था, किंतु दादी को मैंने देखा एक सबल व्यक्तित्व के रूप में, कमांडर के रूप में, कितना, पर साथ साथ निर्माण,
बहुत ही निर्माण। दादी पूरे मेले का चक्कर, मैं भी रोज जाता था अपनी मदर के साथ, और दादी पूरे मेले का चक्कर लगाती थी, किस तरह से दादी करती थी, तो मैं दिखता था, मुझे बहुत आकर्षण होती थी दादी से। फिर उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया, एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया दिल्ली में, और फिर मैंने एमबीबीएस किया। फिर एमबीबीएस के बाद मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में था। लाल किला में एक बहुत बड़ा मेला लगा था 1981 में, तो उन दिनों दादी और दीदी दोनों ही स्टेज पर थे, और हमारे एक प्रोफेसर होते थे डॉक्टर मेहदी दत्ता, तो वो भी जो है उस समय आए हुए थे, तो वो हमारे साथ, मैं उनके साथ आया था तो तब भी मैंने मतलब देखा दादी की जो बोल में, पहली बार मैंने दादी जी का बोल सुना था 1981 में मेले में। तो दादी जी का व्यक्तित्व, बोल एकदम शेरनी जैसा बोल था, एकदम दादी ऐसे जो बोलती थी सारी सभा को अपने अंदर कैप्टिव, सभा एकदम खो जाती थी उनके व्यक्तित्व में। फिर 1986 में मैं रेगुलर स्टूडेंट बना। जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में था दिल्ली में, तो उन दिनों मेरे को पहली बार, मतलब हम रेगुलर स्टूडेंट कोर्स किया, तो 18 साल मैं समझो गर्म में रहा, है ना। 18 साल दादियों, ब्राह्मण परिवार का प्यार पाया, दीदियों का प्यार पाया, दादियों का प्यार पाने के बाद मैं फिर स्टूडेंट बना। तो उसके बाद 86 में जब दादी से पहली बार मिला था, तो दादी ने मुझे सबसे थोड़ा अलग से, जैसे ना सबसे तो क्या दादी मिली, बहुत प्यार से मिली थी, कि तो मुझे कुछ ऐसा लगा दादी जैसे मुझे बहुत ही ज्यादा, जैसे बाबा से कल सबको फीलिंग हो रही थी, बाबा ने मुझे ज्यादा प्यार किया, बाबा ने मुझे ज्यादा प्यार किया, तो मुझे ऐसा लगा दादी ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया। और दादी ने मुझे एक स्पेशल वरदान भी दिया कि आप बाबा के, उसमें जो मेरी लगन देखी थी दादी ने, तो दादी ने कहा था आप बाबा के सच्चे बच्चे बनेंगे, सच्चे बच्चे हो, ऐसे नहीं कहा बनेंगे, आप बाबा के सच्चे बच्चे हो। जबकि मैं पहली बार शिविर करने आया था, तब से ऐसा बाबा ने, दादी ने मुझे वरदान दिया था। फिर 1989 से मैंने दादी को और क्लोज से देखना शुरू किया। मैं हॉस्पिटल में आने लगा, हमारी डिस्पेंसरी में सेवा के लिए आने लगा। तब तक मेरी एमडी पूरी हो गई थी, और मैं एज ए कंसल्टेंट काम करना शुरू कर दिया था। तो तब से मेरा और क्लोज दादी से कांटेक्ट शुरू हुआ। तो मैं अब से आपको ये जो पीरियड है 1989 से 1999 का पीरियड है, 10 साल का पीरियड पहले मैं आपको बताता हूं दादी कैसे कैसे हमसे कैसे किस तरह से, कि दादी के व्यक्तित्व में ऐसी क्या क्या बातें थी कि दादी सबसे अलग, सबसे न्यारी, सबकी प्यारी बनती गई और फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करती गई। कैसे दादी, वो हम आप, ताकि हमारे भी जीवन में इस तरह की बातें हम समझें तो हम भी उस बात को ले सकें। जब ये देखा हमने कि दादी जी, एक तो दादी के अंदर जो हमें देखते थे कि दादी जी एक तो सबके प्रति, उनमें सबके प्रति अपनापन था। मतलब हर व्यक्ति को ऐसा फील होता था, जैसे हम जब आते थे तो दादी जी एक एक बात पूछती थी। स्वेटर, ठंडी है तो स्वेटर पहना कि नहीं पहना, ठंडी में, ठंडी पहाड़ों की ठंडी अंदर चली जाती है ना, या एक एक बात, जैसे आपके घर में सब ठीक है, किस तरह से हैं, अपना अपना तो फील कराती थी, एकदम ऐसा फील कराती जैसे वो ही हमारी मां हो। एकदम अंदर गहरा ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्यार उनके अंदर से, ऐसे वाइब्रेशन ऐसे मिलते थे कि बस दादी से हम गले ही लग जाएं। इस तरह की फीलिंग दादी से हमको आती थी सभी को। दादी जी के अंदर, और दादी हर व्यक्ति से, मतलब हर जो भी पांडव या ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी बहनें पांडव वन में रहते थे या हॉस्पिटल के भाई बहनें थे, सबसे ही प्यार था उनका। हर व्यक्ति, हर भाई या हर बहन उनको कहती थी दादी हमारी, दादी मेरी दादी, जैसे हम कहते हैं मेरा बाबा, तो दादी को सभी मेरी दादी, इस तरह की फीलिंग दादी सबको देती थी। दादी के अंदर, दादी से कई बार हमें अकेले में रूबरियान हम बैठ करते थे दादी से, तो दादी जैसे कई बार होती, दादी बताती थी कि भाई जैसे दादी ने आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है, झूठ क्या होता है दादी को पता नहीं है। और सचमुच में ऐसा था, कोई भी बात हो जैसी हो वैसी, सहनशीलता की मूर्त। मुझे याद आता है, मैं दादी को देखने जाता था, कई बार दादी जी के सामने कई सारी बातें आती थी
क्योंकि दादी जी हमेशा कहती थी कि मुझे मैं दादी को देखने गया तो दादी जी कुछ बहनों से मिल रही, कुछ भाइयों से मिल रही होती थी, तो कई बार मैं उठने लगता था वहां से। दादी कहती थी नहीं डॉक्टर बैठे रहो, आप तो घर के हो। हालांकि पर्सनल बातें होती हैं, एक सीक्रेट बातें भी होती हैं, तो दादी कहती नहीं आप बैठे रहो। तो मैं देखता दादी के सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती थी, जो भी भाई बहन आते थे, दादी उनको उनकी सब बातें बहुत प्यार से सुनती थी, उनकी बातों को सुन के बहुत ही सार रूप में उनका सेलिब्रेशन देती थी। कई बार दादी को ऐसी सी बातें भी वो कह देते थे कि जो कि एक सहनशीलता की हद तक होती थी, ऊपर की लिमिट, तो दादी उनको सहन कर करके संभाल लेती थी। और कई बार दादी मतलब उनसे भी मतलब अपनी छोटी बहन, अपनी से छोटी बहनों को भी हाथ जोड़कर कैसे कह देती थी नहीं मतलब माफी जैसे। इतना निर्माण जो दादी के बाद में हमें जो मिला ना काम, दादी ने कहा 3 स्लोगन बताए ना, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। दादी उसका प्रैक्टिकल स्वरूप थी। दादी में जरा भी अभिमान क्या होता है वो छू भी नहीं गया था। सभा में भी आती थी तो पूरे हाथ जोड़ के सबको। और दादी जादूगर भी थी। जादूगर कैसे थी? क्योंकि दादी हॉस्पिटल में जब भी कोई सीरियस पेशेंट्स होते थे, दादी को हम मुरली के बाद मिलते थे रोज, और मुरली के बाद मिलने के बाद दादी को बता, दादी आज हमारे हॉस्पिटल में ये सीरियस पेशेंट्स हैं। दादी कहती दादी आएगी। दादी कभी नहीं कहती मैं आऊंगी, दादी हमेशा कहती दादी आएगी, है ना, आज टाइम मिलेगा दादी आएगी। तो दादी फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हॉस्पिटल में आती थी। और पेशेंट्स ऐसे सीरियस हालत में होते थे, जो हमारे जो कुछ 4 बेड्स हमारे आईसीयू के बेड्स थे हॉस्पिटल में, तो दादी उन कमरों में स्पेशल जाती थी और मैं यूजुअली साथ में होता था। तो दादी जी उनको हाथ लगाती थी। जो भी तकलीफ जिसमें भी मैंने देखा, वो सर्जन भी थी, जहां भी हाथ लगा देती थी वो अंग ठीक हो जाता था। कई कई केसेस ऐसे हुए जो मतलब इंप्रूव नहीं हो रहे होते थे, दवाइयों से, बेस्ट मेडिसिन देने से इंप्रूव नहीं हो रहे थे। दादी आती थी, दादी सिर पे हाथ रखती थी, उसके माथे जहां पे भी हार्ट में दर्द है, पेट में दर्द है, थोड़ा सा हाथ ऐसे घुमाती थी। और मैं देखता था उस समय जब से दादी आई वो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता था। ऐसे कितने ही केस हमने देखे। हालांकि हम मेडिकल साइंस में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, उस समय मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि किस तरह से होता है। किंतु बाद में मुझे जब ये हार्ट का जब प्रोग्राम बना तो मुझे समझ में आई कि बाबा की वो शक्ति कैसे कार्य करती है, किस तरह से वो शक्ति हमारे हाथों में, हमारे एक एक रोम रोम में बस जाती है, और कैसे वो कार्य करके जादू जैसा कार्य कर देती है। तो कितने ही पेशेंट्स की मुझे बातें याद हैं। एक तो पेशेंट हमारा 21 दिन से वेंटिलेटर पे था। वेंटिलेटर समझते हैं ना, आर्टिफिशियल मशीन से सांस ले रहा था। तो उसके तो सब लोग आ चुके थे, उसको मतलब सब रिलेटिव्स आ गए थे कि अभी बचेगा नहीं। हमने भी डिक्लेयर कर दिया था कि अब बचेगा नहीं ये पेशेंट, है ना। बहुत ही बड़ा माउंट आबू का बहुत बड़ा व्यक्ति था, कॉन्ट्रैक्टर था, और ब्रह्मा कुमारी के बहुत खिलाफ रहा था। अपने दिनों में ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत सारी बातें गलत लिखना, गलत कोर्ट में केस करना, वैसे कार्य करता था। किंतु दादी जी ने हमेशा ये कहा कि इसका स्पेशल, मेरे को बुला के स्पेशल कहती थी, इसका ध्यान रखना, स्पेशल इसको हर चीज देना। तो हम उसका पूरा ध्यान रखते थे। उसके बाद भी उसकी तबीयत बिगड़ती जाती थी। और दादी जी, मैं समझता हूं 20 दिन जब वेंटिलेटर हो गया था, तो दादी जी उस दिन आए थे। तो उस भाई के हाथ, सिर पे ऐसे हाथ रखा, वो तो अनकॉन्शियस ही था, तो उसके सिर पे हाथ रखा। और उसके जब सुबह दादी 11 बजे लगवाए होंगे, और फिर उसको थोड़ी होश आई, 1 बजे 1-1:30 बजे के आसपास थोड़ी उसने आंखें खोली थी। और 21 तारीख की रात, उसी दिन 20वें दिन की रात, या अर्ली मॉर्निंग, बाबा की, हमारे हर कमरे में हॉस्पिटल में बाबा की फोटो लगी रहती थी, ब्रह्मा बाबा की फोटो लगी रहती थी। तो उसको सुबह सुबह क्या अनुभव हुआ 21वें दिन, कि जैसे बाबा, एक धोती वाला बाबा, फोटो से धोती वाला बाबा बाहर निकल करके आया, और उसने आकर के उसके हाथ, सिर पर ऐसे हाथ रखा, और वो जो है उस दिन से फुल होश में आ गया, और उसने अपने आप बोलना शुरू किया, मेरा वेंटिलेटर निकालो, मेरी ट्यूब निकालो। और हमने 21वें दिन शाम को उसका वेंटिलेटर निकाल दिया, और वो उसके बाद बिल्कुल ठीक रहा। उसको बहुत मैसिव हार्ट अटैक हुआ था उस पेशेंट को, तो उसके बाद वो ठीक हो गया, और वो काफी साल उसके बाद जिया।
मतलब कहाँ ये बात है, 96 की बात है, और वो अभी ही इसने कुछ शायद लास्ट ईयर शरीर छोड़ा है। उसके बाद 10 साल जिया। तो दादी ने उसको एक दिन मिली, हाथ मिलाया, हाथ लगाया, उसके अगले दिन उसको साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा का, और उसके अगले दिन उसका वेंटिलेटर निकल गया और वो ठीक हो गया। ऐसे कितने ही मैं आपको एग्जाम्पल दूं। दादी एक डॉक्टर भी थी, है ना। जैसे डॉक्टर दादी प्रकाशमणि तो आपने सुना ही था, कि दादी जी सचमुच प्रैक्टिकल एक ऐसे डॉक्टर थी। वो एक भी मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, और उनके लिए मन में सबके प्रति बहुत ही एक रहमदिली थी। दादी जी हमेशा कहती थी, मैं नहीं चाहती कि किसी को मैं घर भेजूं, किसी भी भाई बहन को घर भेजूं। दादी कोई भी भाई कोई गलती भी करता था, दादी उसको बहुत प्यार से दृष्टि देती थी, प्यार से देखती थी, और कुछ कहती नहीं थी। दादी जी की जब दादी साथ लव की मूर्त तो थी, प्यार की मूर्त तो थी, किंतु लॉ की भी, लव एंड लॉ का बैलेंस कैसे रखती थी। दादी जब भी मधुबन वालों से मिलती थी, क्लास कराती थी, तो दादी एकदम मतलब स्ट्रिक्ट, और जैसे क्लास में जो ऑर्डर करती थी, जो भी, वो तुरंत हो जाता था। दादी ने कहा और हो गया। दादी के प्रति सबके मन में बहुत बहुत रिगार्ड था, क्योंकि दादी का अपना जीवन बहुत ही सादा, और दादी सदा ही मतलब कम खर्च वाला मशीन भी थी। जरा भी खर्चा देखती थी कुछ ज्यादा तो लिमिटेड, उसको लिमिट करती थी, बताती थी, सिखाती थी सबको। हम दादी को अपना पोता मेल देते थे, दादी की एक बात पूछती थी, फिर दादी उसमें राय देती थी, नहीं अब इसमें ऐसे करो, इसमें ऐसे करो, इसमें ऐसे करो। और हर एक के साथ, हर एक को लगता था कि दादी मेरे लिए स्पेशल ध्यान रखती है, चाहे प्रवृत्ति माले हों, चाहे कुमार कुमारी हों। तो दादी सबको ही बराबर रूप से प्यार देती थी। और दादी का एक मैं आपको अनुभव सुनाता हूं। 98 में पहली बार अब्दुल कलाम जी आए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी पहली बार आए थे। सीएडी प्रोजेक्ट का पहला, सीएडी प्रोजेक्ट फरवरी 98 में पहला ग्रुप आया था। उसके लगभग 8 महीने बाद अब्दुल कलाम जी आए इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। पहली बार मधुबन में इसी कारण से आए थे। और जब वो आए तो हम पहले दादी हॉस्पिटल में आए, फिर दादी को, फिर अब्दुल कलाम जी मिलने के लिए मधुबन में आए। तो किस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित अब्दुल कलाम जी किस बात से हुए? मीटिंग रूम में बैठे थे हम, जहां दादी जी मिलते थे। तो वहां से दादी जी ने क्या किया, दादी जी उठे और उनका हाथ पकड़ा, अब्दुल कलाम जी का हाथ पकड़ के बाबा कमरे में ले गए। ऐसे निकल के बाबा कमरे में ले गए, और बाबा कमरे में ले जाकर के उनको, जो बाबा की जो गद्दी थी ना, जो जहां पे बाबा जहां पे रेस्ट करते थे, वहां पे बिठाया दादी को, अब्दुल कलाम जी को बिठाया। वहां सारी बात बताई दादी को, दादी ने कि कैसे कैसे बाबा ने मुझे अपनी सर्व शक्तियां वर्षे में वरदान में दी। तो बाद में अब्दुल कलाम जी ने बताया कि जैसे ही दादी ने मेरा हाथ पकड़ा मीटिंग रूम में, मैं जैसे, मुझे क्या हो गया मुझे पता नहीं, मेरा शरीर कहां गया मुझे पता नहीं, जैसे मैं लाइट का हो गया। मेरे जीवन में पहला अनुभव था, जबकि मैं इतने लोगों से मिला था, इतने साधु संतों से मिलता। आप जानते होंगे अब्दुल कलाम जी हैं मुस्लिम, किंतु अरविंदो फिलोसॉफी की किताबें बहुत पढ़ते थे और इसी को फॉलो करते थे। और मेरा पहला कांटेक्ट उनसे 95 में हुआ था। उसके बाद ही सीएडी प्रोजेक्ट, जब मैंने सीएडी प्रोजेक्ट की, पहले मुझे बाबा ने विजन दी थी, साक्षात्कार कराया था कैसे कैसे ये ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने कहीं लेक्चर दिया था। उसके बाद अब्दुल कलाम जी से मीटिंग हुई थी, तो अब्दुल कलाम जी ने कहा था, नहीं मैं आपके साथ हूं, मेरा डीआरडीओ आपके साथ है, आप करो रिसर्च करो, तो मैं आपके साथ हूं। तो मुझे उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगा था कलाम साहब। किंतु कलाम साहब को दादी जी का व्यक्तित्व कैसे अच्छा लगा और कैसे ब्रह्मा कुमारी के पीछे आकर्षित हुए, दादी जी का। कि दादी का वो ये हाथ का पकड़ना, फिर दादी, उन्होंने मुझे पर्सनली शेयर किया था ये बात, कि मैंने दादी जी के साथ जैसे ही हाथ दादी ने मेरा पकड़ा, मैं एकदम जैसे मैं हुई नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ। और वो लगभग 10-12 मिनट दादी कमरे में लेके गई, बाबा कमरे में लेके गई। कहते 12 मिनट के लिए मैं कमरे के बाहर आने के बाद ही मुझे पता लगा कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं।
किंतु वो 12 मिनट मुझे पता नहीं मैं कहां हूं। एकदम इतनी दोबारा मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई है उसके बाद। अभी मेरे को लास्ट ईयर में मिला था, तब भी मेरे वो बात को शेयर कर रहे थे, याद कर रहे थे, दादी से मुलाकात। और लास्ट ईयर आपको पता होगा 2006 में दादी बीमार थी, इसलिए स्पेशली मिलने आए थे दादी जी से। तो इतना प्यार उनको कहां डेवलप हुआ, क्योंकि दादी ने ये शक्तियां अपने अंदर जमा की थी। वो डबल लाइट फरिश्ता थी, है ना। कैसे बनी थी फरिश्ता, वो हमको देखना, वो कैसे फरिश्ता बनी, क्या क्या दादी ने ऐसा किया जिससे दादी फरिश्ता बनी। फिर दादी जी का जो पीरियड था 98 तक, तो दादी का हमने ये रूप देखा कि दादी धीरे 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 दादी सब कुछ संभालते हुए न्यारी रहती थी। दादी जी के सामने कई सारी बातें जीवन में आती थी। मैं तो लगभग एक बार तो दिन में जाता ही था दादी के पास रोज। और दादी चंद्रमणि ने शरीर छोड़ा, जब भी शरीर छोड़ा था, बहुत ही दादी का आपस में, दादी जी का और चंद्रमणि दादी जी का आपस में बहुत ही प्यार था। बेंगलोर में दादी चंद्रमणि गए थे, तो वहां पर उनको अचानक ही उन्होंने, अचानक का पाठ वहां शुरू हुआ था। बाबा ने तब से मुरली में कहना शुरू किया, अचानक और एवर रेडी। तो जब न्यूज मिली तो मैं सुबह सुबह 5 बजे दादी जी के पास गया, और मेरे को भाई साहब, निर्भय भाई साहब ने कहा कि आप दादी जी का जरा एक बार देखो, ब्लड प्रेशर देख लीजिए कि दादी की मतलब कोई, क्योंकि आपस में बहुत ही क्लोज संबंध था, तो कोई उनको तकलीफ ना हो रही हो, कुछ ऐसी, वो कुछ बताएंगी नहीं। तो मैं देखा दादी का जरा भी ब्लड प्रेशर पर जरा भी असर नहीं था, ना पल्स पे असर था, ना। तो दादी का एक्चुअली स्वरूप नष्टो मुआ का था। कितने ही मुरब्बी भाई बहने, दादी के बहुत ही क्लोज भाई बहने शरीर छोड़ते थे, पर दादी के मैं देखता, दादी जरा भी कभी विचलित नहीं होती थी। आंसू का तो मतलब ही नहीं, किंतु विचलित स्टेज भी विचलित कभी नहीं होती थी। ऐसी दादी की स्टेज थी। दादी जी की जो एक दादी के अंदर जो थी, अच्छा सम्मान भी दादी का बहुत ही बड़ा था। दादी कई बार कहती थी ऐसे, कई बार हंसी में तो नहीं कहेंगे, दादी कहती थी बाबा को ऐसा बच्चा भी मिलेगा क्या, बाबा को ऐसी बच्ची मिलेगी क्या, बाबा ढूंढ के तो देखे। दादी कोई नशा भी था कि मैं कौन हूं, है ना। दादी कहती मैं बाबा से ऐसे बातें करती हूं जैसे, दादी के कमरे में जो चित्र लगे थे ना बाबा के, दादी ऐसे करती, बातें कर लेती थी बाबा से। हम ऐसे बातें करते हैं क्या, ऐसे बात कर लेती थी, ऐसे बाबा से बोल लेती थी, ऐसे सामने सामने, फोटो से ही बातचीत कर लेती थी। तो दादी जी हमारे जो थे, एकदम ऐसी रूप था उनका कि हम लोगों को सबको इतना प्यारा लगता था उनका रूप। मतलब दादी जहां भी जाते थे, चाहे वो मधुबन में रहे, चाहे वो हॉस्पिटल में आए, जहां जाते थे वहीं एकदम रमणीकता आ जाती थी, एकदम रमणीकता। फिर दादी जी को, दादी जी फिर बीमार, दादी का बीमारी का पार्ट बहुत ज्यादा नहीं था। आप समझते हैं दादी बहुत बहुत बीमारी रही, दादी ऐसा नहीं था। 80 साल के आसपास दादी की सब बीमारियां आनी शुरू हुई, जैसे ओल्ड एज होती गई ना, ये मतलब दादी बहुत ही चलने में, वॉकिंग करना, दादी का अपना, दादी अपने आप करती थी। बल्कि दादी तो कई बार ऐसे करती थी कि दादी सबको भी कहती थी कि आप वॉकिंग करो, सैर करो। हम लोगों को भी, जो जितने भी लोग होते थे, जितने भी आते थे दादी से मिलने, दादी उनको उत्साहित करती थी, सैर करो। खान पान के बारे में प्रेज दादी कहती थी, करने के लिए कहती थी। किंतु दादी का जब ये, पर दादी को सेवा से बहुत प्यार था। दादी की टॉप प्रायोरिटी थी सेवा। दादी का जो ये जो फिर 1998 में दादी को हर्निया का ऑपरेशन हुआ, पहला ऑपरेशन हुआ। फिर 1 साल में वो ऑपरेशन थोड़ा ठीक नहीं हुआ तो सेकंड टाइम में फिर दोबारा रिकरेंस हो गई उसी की, दूसरी बार फिर ऑपरेशन हुआ। सेकंड ऑपरेशन के बाद दादी को फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, बीमारियां, जैसे ना किडनी पे थोड़ा असर आया, डायबिटीज थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ने लगा ना, उसका असर फिर थोड़ा दिमाग पे आने लगा। मतलब इस तरह से बीमारियां एक के बाद, 99 के बाद, फिर 99 से लेकर के 2006, जून 2006 तक का पीरियड की बात करें। ये जो पीरियड था दादी जी के शरीर में, जैसे थोड़े थोड़े पुराना शरीर होने के कारण 80 साल का शरीर हो गया था, तो इसमें कुछ ना कुछ रोग आने शुरू हुए।
पर दादी की स्थिति ऐसी थी, दादी को हमें इवन 99 से पहले भी मैं आपको बताऊं, दादी जी कभी भी हम दादी से पूछना पड़ता था कि दादी जी आपको दादी अपने आप कभी नहीं कहती थी कि मुझे कोई तकलीफ है। हम पूछे दादी कैसे हो, तो दादी कहती कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो फिर मुझे मुन्नी बहन बताती थी कि दादी की कमर में दर्द है आज, दादी की ये प्रॉब्लम है, दादी को ऐसा है, दादी को आज बुखार है सुबह से। तो मैं दादी दादी आपको कुछ बुखार है क्या, दादी कैसे कुछ लग रहा है क्या, नहीं डॉक्टर मैं तो ठीक हूं। अच्छा फिर मैं कहता दादी आपको तो है ना बुखार, तकलीफ तो है ना, दादी कहती पुरानी गाड़ी में कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, पुराना शरीर है ना, पुरानी गाड़ी है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो आपका काम है आप देखो। तो फिर दादी जी का ये जो पीरियड चला, फिर धीरे धीरे दादी की मेमोरी में कुछ फर्क पड़ने लगा, क्योंकि डायबिटीज और दूसरी प्रॉब्लम के कारण। तो किंतु ये मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर हमने काफी बड़े बड़े जो ब्रेन के डॉक्टर्स उनसे कंसल्ट किया है ना, अच्छे अच्छे डॉक्टर, दादी के हर बीमारी के अलग अलग डॉक्टर्स थे, है ना, स्पेशलिस्ट थे, टॉप मोस्ट स्पेशलिस्ट बॉम्बे में, अहमदाबाद में उनके रखे गए थे, ताकि वो उनसे कंसल्ट करके ही हम सब कार्य करते थे। किंतु एक इंग्लैंड के डॉक्टर थे, बहुत बड़े ब्रेन के डॉक्टर थे, उनसे कंसल्ट किया गया। तो बताया कि दादी जी की ये जो दादी की जो भूलने की जो बात हो जाती है, बात भूलने की बात जो हो जाती है, ये मतलब कोई ब्रेन के कारण से नहीं कहेंगे, मतलब उसका अपना चिंतन ऐसा था कि जो स्पिरिचुअल हाईली स्पिरिचुअल लोग होते हैं, हाईली स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, हाईली जो मतलब आध्यात्मिक लोग होते हैं, कई बार उनकी ब्रेन की ऐसी कंडीशन होती है कि वो अपने आप ही ज्यादा साइलेंस में रहते हैं, चुप रहते हैं, और ब्रेन का साइज सिकुड़ जाने के बाद भी वो अपने मेन फंक्शंस को मेंटेन कर सकते हैं। सचमुच दादी जी का ऐसा था, दादी जी अंत तक भी ऐसी स्थिति में थे जब चाहें वो बोलते थे, व्यर्थ जरा भी नहीं बोलते थे, एकदम टू द पॉइंट बोलते थे, और सार रूप में अपनी बात कह देते थे। कई बार सोचते थे कि दूसरे लोग सोचते थे दादी को ये शायद बातें भूल नहीं, दादी की जो बातें इधर उधर की बातें ना करके दादी सिर्फ सार में वो बातें कह देती थी। फिर दादी जी को जून 2006 में दादी को कुछ क्लॉट्स ब्रेन में चले गए, और वो पीरियड था दादी का, 15 जून को दादी को तकलीफ हुई थी ये वाली, और ये पीरियड दादी का जैसे 14 साल शुरू में भट्टी की गई, ये 14 मास का पीरियड था दादी का, स्पेशल ऐसा पीरियड था जो कि दादी जी ने जैसे एक ये जो पीरियड में दादी जी की स्पेशल, जैसे मैं समझता हूं ये तो एक बीमारी का बहाना कहो, किंतु दादी ने एक जैसे इस पीरियड में स्पेशल तपस्या की, शरीर से पूरा डिटैच होने की। जब दादी जी बीमार हुए, दादी को हम अहमदाबाद लेके गए, तो अहमदाबाद में दादी जी जब थोड़ा सा तबीयत सुधर जाने के बाद, वो जो कुछ क्लॉट्स दिमाग में गए थे उससे बाहर निकल आने के बाद दादी जी ने अपने आप को, जब दादी ठीक हो गए थोड़ा सा, तो दादी के पास इतनी ड्रिप्स लगे रहते थे, आप जानते हैं ड्रिप्स में ना, इधर से भी दवाई चल रही है, इधर से भी दवाई चल रही है, यहां से भी मॉनिटर, यहां से भी हमने लाइन डाली हुई है ना, मॉनिटर लगे हुए हैं, सुइयां लगती थी सुबह शाम, दिन में 3-3, 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते थे। पर डॉक्टर सभी ये कहते थे दादी को, मतलब दादी के चेहरे से कभी भी दादी ने ये नहीं कहा ये क्यों लगाते हो, ये क्यों करते, नहीं, जो करना है करो। ये दादी की सदा रही, दादी ने कभी भी किसी बात में भी इंटरफियर नहीं, जैसे डॉक्टर्स क्या कर, नहीं, इंटरफियरेंस नहीं, एकदम जैसे कहा वैसे कर लेते थे। और दर्द से उपराम, देह से उपराम, जितने भी डॉक्टर्स आते थे वो यही आश्चर्य खाते थे कि दादी को, मतलब दादी सदा मुस्कुरा रही है, इतनी बीमार है तो भी मुस्कुराती है। जरा भी कभी ये फीलिंग, मतलब डॉक्टर को भी इतनी पास में आके इतनी अच्छी फीलिंग आती थी कि डॉक्टर भी सोचता मैं दादी का हाथ ही पकड़ के बैठा रहा हूं, जो भी डॉक्टर आएगा। आसपास वाइब्रेशन भी इतना अच्छा रहता था, सारे उस चैम्बर में जहां दादी जी होते थे, एकदम बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन रहता था, और दादी जब भी देखो तो मीठा मीठा मुस्कुराती थी, सबसे बहुत प्यार से मिलती थी, है ना। तो जब दादी वहां से फिर अहमदाबाद से ठीक होकर हम अपने घर में आ गए, फिर ठीक हो गए, फिर बाद में दादी को थोड़ा सा क्योंकि हार्ट की थोड़ी तकलीफ हुई थी, तो उसकी दवाई कारण थोड़ा दादी को थायराइड की प्रॉब्लम आ गई, तो एक के बाद एक जैसे कुछ ना कुछ होता रहा।
तो इस पीरियड में भी दादी जैसे दादी जी जब मिलते थे, दादी जी को ये होता था कि दादी को हम यहां पे बैठाते थे जब ला करके, तो दादी जी बस अधिकतर चुप रहते थे और बीच बीच में जैसे बहुत ही एकांत में खो जाते थे और मुस्कुराते रहते थे अंदर अंदर। मैं दादी से पूछता, दादी आप कहां चले जाते हो? दादी कहती बाबा के पास। मैं कहती दादी बाबा को आप याद करते हो? तो कहती दादी बाबा को याद क्या करूं, मैं दादी बाबा कभी भूलता ही नहीं दादी को। तो दादी जी फिर जो है बाकी जितने भी जब यहां बैठते थे तो दादी जी जैसे माताएं आती थी बाहर, शीशे के बाहर माताएं खड़ी रहती थी, तो दादी की अटेंशन अपने आप जाती थी। दादी ऐसे करके बैठी होती, दादी को हम नहीं बोले तो भी दादी अपने आप फिर हाथ हिलाती थी सबको। तो दादी को अपने आप दादी वाइब्रेशन कैच करती थी। और दादी की एक मुस्कुराहट से ही सब खुश हो जाते थे। दादी को हम कभी भी कहते, दादी जी आप उस पार्टी को मिलना है, उसको मिलना, भले भले, मतलब दादी कभी भी दादी ने ना नहीं किया। भले शरीर में तकलीफ थी दादी ने, फिर भी कभी ना नहीं दादी ने कभी भी किया। फिर दादी के सर हम बॉम्बे तकलीफ, सांस का अटैक, जब सर्दी आई तो दादी को सांस की तकलीफ तो पहले से बहुत थी, कई सालों से, 40-50 साल से दादी की सांस की तकलीफ थी। तो बरसात सर्दियों में बढ़ जाती थी, तो इस साल फिर सर्दियों में तकलीफ बढ़ी, तो लंग्स में पानी भरने के बाद फिर हम लोग बॉम्बे गए। बॉम्बे में उनको क्योंकि निमोनिया भी हो गया था तो वेंटिलेटर लगाना पड़ा। वेंटिलेटर लगा तो दिया किंतु बाहर निकालना, इस उम्र में निकालना बहुत मुश्किल था। तो वेंटिलेटर में हम पता थी वेंटिलेटर लगे लगे भी, हाँ, फिर पहले तो गले से ट्यूब डाली थी, फिर यहां से ट्यूब डाल दी। तो दादी जी को फिर भी सेवा से इतना प्यार था कि जब भी मतलब कोई भी पार्टी वाले आते थे, दादी से बॉम्बे में भी लाइन लगी रहती थी। जहां भी दादी जाती थी, चाहे अहमदाबाद रहे चाहे बॉम्बे रहे, लाइन हर जगह लगी रहती थी। भाई बहन मिलने आते थे तो दादी उसमें भी बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, मीठा मीठा सबसे हाथ हिलाती थी, सबको प्यार से, मतलब दादी मुस्कुराती थी, है ना, और उस मुस्कुराहट से सब खुश हो जाते थे। बहुत प्यार से हम सबसे मिलती थी, हम गुड नाइट करते थे। दादी भले दादी बोल नहीं पाती थी किंतु उनकी आंखें ही सब कुछ हमें बोल के बता देती थी। फिर दादी का जब वेंटिलेटर निकल गया तो वेंटिलेटर निकलने के बाद दादी जी फिर बोली दादी, तो दादी की ऐसी उम्मीद थी, दादी 3 महीने वेंटिलेटर पर रहने के बाद लगभग ऐसे कहते थे कि दादी बोले वापस नहीं बोल पाएगी, और बोलने में या तो बहुत दिन लगेंगे, घुसता महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए। क्योंकि जिस दिन वेंटिलेटर निकाला दादी ने उसी दिन बोलना शुरू कर दिया। ऐसे बिल्कुल नॉर्मल जैसे बोलते थे, ऐसे ही बोलना शुरू किया। और उस दिन हम बहुत खुश, जैसे दादी की आवाज इतने दिन बाद हमने सुनी तो हम सब बहुत खुश थे। और दादी की जो स्थिति थी, जैसे हमने देखा दादी, जैसे इस पीरियड में दादी एकदम से, ये जो पीरियड रहा 2.5-3 महीने वेंटिलेटर का, इस पे भी दादी को हमें बार बार हम वेंटिलेटर निकालते थे, फिर ट्यूब दूसरी लगाते थे। दादी को उसमें सांस में काफी तकलीफ होती थी, पर दादी कभी कंप्लेन नहीं करती थी जरा भी। दादी के साथ एक और मैजिक था कि दादी के नॉर्मली क्या होता है, आप गले में ट्यूब डाल दो किसी के, एक सांस की नाली में एक पानी की बूंद भी चली जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तो दादी ने वो ट्यूब जो डाली हुई थी गले में, सांस की नाली में, वो उसको भी दादी ने अपना दोस्त बना लिया था। डॉक्टर्स ये कहते थे ऐसा कैसे हो सकता है, लोगों को हम इंजेक्शन लगा लगा के, नींद के इंजेक्शन, पेन किलर्स लगा लगा के हम लोग उनको ट्यूब को अंदर डाल के रखते हैं। और दादी ने उसको भी दोस्त बना लिया था। दादी उसको भी बिना ही किसी पेन किलर के, किसी नींद की दवाई के, दादी उसको सहन कर लेती थी। इतनी सहनशीलता उनके अंदर थी। तो कभी नहीं कहती थी कि निकालो, किंतु बाद में दादी ने जब थोड़ा सा लास्ट के दिनों में, जब वेंटिलेटर निकलने से पहले दादी ने बोलना शुरू किया 1-2 बार, इसको निकाल दो। मेरे को बुलाती थी, किसी और को बुलाती, किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाती थी, डॉक्टर इसको ऐसे इशारे से कहती, इसको निकाल दो, इसको निकाल दो। नहीं तो नॉर्मली दादी कुछ भी नहीं, 2.5 महीने तो दादी ने कुछ कहा ही नहीं कि इसको निकाल दो। और जब दादी ने कोशिश की 1-2 दिन के निकाल दो, तो निकल भी गया वेंटिलेटर। तो फिर जो है ये जो पीरियड था दादी का, जो वहां पर लगभग बॉम्बे में पीरियड रहा, मैं सारे पीरियड दादी के साथ ही रहा लगभग। उस पीरियड में देखा दादी जी एकदम अधिकतर चुप रहना, मतलब कुछ वेंटिलेटर कारण था, कुछ बाद में भी वेंटिलेटर से निकलने के बाद भी चुप रहना, मुस्कुराते रहना, और अंदर से अंदर दादी बहुत गहरी तपस्या कर रही थी, बहुत गहरी तपस्या करती थी, है ना। और देह से बिल्कुल उपराम थी, शरीर में सूजन आए, कोई तकलीफ हो, जैसे वो एकदम उपराम थी, उनको जरा भी फीलिंग नहीं थी।
कमरे में जो बैठे उनको बहुत अच्छी अनुभूति होना। ऐसा कमरा लगता था हमको जैसे बाबा ने डायरेक्शन भी दी थी सभी को कि सब तपस्या करो, सब उस कमरे में साकाश भेजो, जहाँ दादी है वहां साकाश भेजो, आप सबको डायरेक्शन पहुंची होगी। तो वो जो है पीरियड था जिसमें दादी जी की हम लोग, उस कमरा इतना पावरफुल कमरा बन गया था जैसे समझो बाबा कमरा बन गया था, मेडिटेशन रूम बन गया था। तो उस कमरे में बैठे होते थे, हमें इतना पावरफुल लगता था वो कमरा कि सचमुच जैसे बाबा कमरा है, जैसे अभी आप हैं बाबा कमरे में जाके बैठे हैं थोड़ी देर तो कैसा फील होगा। तो वो ऐसी स्टेज का कमरा था। कुछ दादी अपनी स्टेज में, इतनी पावरफुल स्टेज में रहती थी, फिर भी रमणीक थी। हम सोने से पहले सभी बहनें, सभी भाई दादी से गुड नाइट करते थे। दादी गुड नाइट करने के पहले वरदान देती थी सबको, कुछ ना कुछ सुनाती थी, फिर वरदान देके दादी सबको गुड नाइट। फिर सब दादी गुड मॉर्निंग करने आते थे, फिर दादी को मुरली सुनाते थे। और दादी ने कभी भी एक बात देखी, दादी ने मुरली सुनने के लिए, दादी जी मुरली सुनेंगे, हाँ मुरली, मतलब मुरली से इतना प्यार था। बीमार होने से पहले दादी अपने आप खुद मुरली पढ़ती, सोने से पहले मुरली पढ़ेंगी, सुबह उठ के मुरली पढ़ेंगी, 3 बार मुरली पढ़ने के बाद क्लास में मुरली सुनाती थी। हाँ, ये बात मैं बताना आपको भूल गया, दादी से हमने कई साल मुरली सुनी है और दादी जैसी मुरली कोई सुना नहीं सकता था। दादी पूरी क्लास को मुरली में, पूरी क्लास को लहरों में ले जाती थी, अशरीरी बना देती थी मुरली सुनाते सुनाते। सबके सब, मुझे याद है ओम शांति भवन में दादी जब मुरली सुनाती थी, कैसे पूरी की पूरी क्लास अशरीरी हो। जैसे कल देखा बाबा ने ड्रिल कराई ना, जैसे सबको एकदम अशरीरी बना देते थे, बना दिया बाबा ने। ऐसे दादी पूरी क्लास को अशरीरी बना देती। कितनी बार ये अनुभव हम करते थे। एक बात मैं और यहां बता दूं कि दादी कैसे हम बच्चों को उठाती थी। एज ए डॉक्टर, जब बाबा ने मुझे डॉक्टर की जिम्मेवारी सेवा दी थी, तो दादी जी, कई बार क्या होता था, मैं हॉस्पिटल से निकलता था, घर से बाहर निकलता था हॉस्पिटल में से, तो आते ही फोन, हॉस्पिटल से निकलते ही फोन आ जाता था, पेशेंट सीरियस हॉस्पिटल में आया है। तो मैं इमरजेंसी अटेंड करने के लिए चला जाता था। तो दादी जी, ये मैं आपको 95 की बात बता रहा हूं, जिस साल मैं आया हूं, तो दादी जी मुझसे, मैं फिर पेशेंट देखते थे, उसको पेशेंट को मैनेजमेंट करते करते 7:30 बज गए। तो मैंने कहा अब तो क्लास पूरी होने वाली, अब मैं क्लास में क्या करूंगा जाके। तो मुरली हॉस्पिटल में होती थी, वहीं पे बैठ के मुरली पढ़ के मैं अपने घर वापस चला जाता था। फिर तैयार होके वापस हॉस्पिटल में टाइम पे 9 बजे आ जाना होता था। किंतु शाम को फिर जब जाता था मैं हॉस्पिटल में, वहां पर मधुबन में, तो दादी पूछती थी, गुप्ता जी इधर आओ, आज सुबह क्लास में नहीं थे, आप क्लास में नहीं दिखे। तो मैंने कहा दादी जी आज तो सुबह सुबह एक सीरियस पेशेंट आ गया, उसमें मैं लगा हुआ था। तो दादी कहती कितने बजे आप फ्री हुए पेशेंट से। मैंने कहा दादी 7:30 बजे फ्री हुआ। तो दादी कहती आपके पास तो कार है, क्यों नहीं आप 7:30 क्यों नहीं आ गए। मैं दादी 7:30 तो मुरली खत्म, 7:35 से मुरली खत्म हो जाती है। तो कहती है तो भी 5 मिनट तो आप मुरली में आते ना, आखिरी धारणा का मुख्य सार तो सुन लेते, एक लाइन तो सुन लेते, क्लास में आपकी अटेंडेंस तो लग जाती। तो मैंने कहा दादी सब लोग कहीं क्लास में लेट आते हो। तो मैं नहीं, उसने कहा दादी ने कहा नहीं डॉक्टर को कोई नहीं कहेगा लेट आते हो, आपकी सीट सामने वाली सीट फिक्स है, मेरे सामने सोफे पर आपकी सीट फिक्स है, वहां के आप आ जाओ, बैठ जाओ। वो दिन और आज का दिन, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं कभी भी क्लास में, भले मेरे को पेशेंट अटेंड करने पड़ते हैं, कई फोन आ जाते हैं निकलते निकलते घर से, कहीं पर भी मतलब मुझे कई बार जाना पड़ता है, तो भी क्लास में मैं आकर के आगे बैठ जाता हूं। नहीं तो क्लास में आने में, लेट आने में शर्म आती है ना बहुत, है ना? सभी को अनुभव होगा ना। तो दादी ने मुझे इस कारण से मुझे इतना रेगुलर बनाया। जब सीएडी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, हार्ट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो हार्ट के प्रोजेक्ट में, जब हार्ट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उस समय दादी को, हालांकि सबको बहुत ही मुश्किल सी बात लगती थी, मधुबन में जब हार्ट के पेशेंट आते थे कोई भी, तो मुझे बुलाकर कहा जाता था वो फलां कोई व्यक्ति आ रहा है, हार्ट का पेशेंट है, आप ध्यान रखना, अटेंशन रखना, अब इधर उधर नहीं जाना, अचानक किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो आपको ही संभालनी पड़ेगी। और जब हार्ट का प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो हार्ट के पेशेंट जिनको बाईपास करवाना था, एंजियोप्लास्टी करानी थी, वो लोग आने वाले थे। तो दादी जी, तो सबको अंदर से डर भी लगता था कि किसी को कुछ हो गया तो, कोई हार्ट पेशेंट को अचानक हार्ट अटैक आके वहीं मर गया तो क्या होगा। तो किंतु दादी जी हमेशा मुझे बुलाती थी, कई बार दादी मुझे बुलाती थी कि प्रोजेक्ट जब शुरू होने वाला था, तो दादी ने कहा गुप्ता जी ये जो प्रोजेक्ट है ना, बाबा का प्रोजेक्ट है,
दिलाराम बाबा का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को आप समझना, दादी आपके साथ है, बाबा आपके साथ, दादी आपके साथ है। जब भी कोई बात की जरा भी आवश्यकता हो, इशारा कर देना। ऐसे बोलती थी, फिर कहती नहीं, इशारा भी नहीं, मुझे पता आप कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ होता भी रहेगा तो भी बोलेंगे नहीं। फिर कहते हैं चिट्ठी लिख के ना मुझे दे देना। और चिट्ठी लिख के फिर कहते हैं मुझे नहीं, अच्छा चलो मुझे भी नहीं देना, चलो मुन्नी बहन को दे देना। मतलब दादी इतना फ्रीडम देती थी कि कोई भी बात हो तुरंत मुझे बताओ और मैं आपको सेल्वेशन दूंगी। पिताजी एक एक ग्रुप से मिलती थी, हार्ट के पेशेंट से एक एक ग्रुप से मिलती थी, एक एक से अनुभव सुनती थी। इतना दादी को ध्यान था। एक एक से पूछती थी तुम्हारा कैसे, क्या तकलीफ थी, कितने ब्लॉकेज, दादी उसकी एंजियोग्राफी देखती थी, कितने कितने ब्लॉकेज थे, क्या क्या था, कैसे कैसे था, अभी कैसा महसूस कर रहे हो। और दादी का एक स्लोगन था, दादी कहती थी, दादी ने मुझे सिखाया था ये वर्ड कि पेशेंस रखेंगे तो पेशेंट नहीं बनेंगे। सचमुच में ये पेशेंट वर्ड जो है वो पेशेंस शब्द से आया है, पेशेंस। इफ यू लूज योर पेशेंस यू बिकम ए पेशेंट। अगर आप धीरज को छोड़ते हो तो पेशेंट बनते हो। तो दादी ये बात प्रैक्टिकली सब दिल वालों को बताती थी और सबको यही पक्का करती थी कि दिल वाला बाबा को याद रखो तो आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। अपना दिल बाबा को दे दो तो कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। और हर दिल वाले जो पेशेंट, जो हार्ट के जो पेशेंट्स होते थे, दादी की बात को इतना ध्यान रखते थे। हम यूजुअली छठे दिन दादी को मिलवाते थे पेशेंट के साथ, तो वो छठे दिन पेशेंट इतना अच्छा अनुभव करते थे। सुबह दादी से मिलवाते थे, शाम को जाके पेशेंट डांस करते थे, शाम को खूब डांस, भंगड़ा डांस करते थे सब। मतलब कहां वो पेशेंट जो जरा भी चल नहीं पाते थे, थोड़े कदम भी चलने पे थक जा, सांस फूल जाती थी, छाती में दर्द होती थी, वो पेशेंट्स फिर डांस करते थे। तो दादी की जो शक्ति भरती थी, दादी जो भरती थी, प्लस जो उनको थोड़ा समझ में आता था, तो वो प्रभाव ऐसा मजबूत होता था। और मुझे इतना विश्वास होता था इस बात का कि दादी एक बार सबसे मिल ली है ना, अब इनको कुछ नहीं हो सकता। और सचमुच पिछले 10 साल में किसी भी पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ। मधुबन में इतने ग्रुप आए, लगभग 71 ग्रुप आए हैं, 72 ग्रुप आए हैं हार्ट के पेशेंट्स के। कोई भी पेशेंट ने कभी भी मधुबन में आकर शरीर नहीं छोड़ा। इतने सीरियस पेशेंट्स होते थे। तो हर पेशेंट ऐसा सुंदर अनुभव करके जाता था कि बस, मैं तो कहता हूं ये एक्चुअली कोई पढ़ाने की बात नहीं थी कि हम उनको पढ़ाते थे हार्ट के बारे में या कैसे राजयोग से राज। ये दादियों की ब्लेसिंग थी, स्पेशली बड़ी दादी जी की ब्लेसिंग थी। सभी दादियां, बड़ी दादी जी, जानकी दादी जी, है ना, गुलजार दादी जी थी, वो भी मिलते थे, रतनमणि दादी जी, मनोहर दादी जी, शांतामणि दादी जी, निर्भर भाई जी, सभी के सभी दादियां, सभी के सभी उनको इतना सकाश देते थे इन सब दिल वालों को कि सब ठीक हो जाते थे। तो ये जो प्रैक्टिकली, और दादी को मुझे याद है अभी जब मैं बॉम्बे में ही था, अभी लास्ट कॉन्फ्रेंस जब हुई, लास्ट जो अभी हार्ट की जो कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैंने फोल्डर बनाया, बॉम्बे में रह के फोल्डर बनाया और दादी को दिखाया। रात को 11 बजे दिखाया मैंने दादी को फोल्डर। तो दादी को मैंने, दादी ये अभी हार्ट की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो ये फोल्डर कैसा ये बनाया, आप इसको हाथ लगा दो। तो दादी ने हाथ लगाया। दादी का तब तक वेंटिलेटर निकल चुका था। तो दादी ने कहा संपूर्ण सफलता मिलेगी। तो दादी ने मतलब उसमें ही वरदान दिया जैसे। और सचमुच ये जो इस बार जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसका ऐसा वरदान, ऐसा असर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 6 नवंबर को, आपको शायद अखबार में पढ़ा होगा आपने, इस प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम बना दिया। नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइफस्टाइल डिजीजेस, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये 5-6 बीमारियों का एक नेशनल प्रोग्राम डिक्लेयर कर दिया। और उसकी वजह, उसमें अब ये नेशनल प्रोग्राम डिक्लेयर होने से क्या होगा कि अब सारे, जैसे आप टीबी के बारे में देखते हैं, मलेरिया के बारे में देखते हैं, एड्स के बारे में टीवी पर देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, तो गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। 3rd स्टैंडर्ड से ये ऑफिशियल प्रोग्राम डिक्लेयर किया। तो दादी जी का वरदान था, कलाम साहब का दादी के ऊपर जो प्रभाव था, कलाम साहब के पास, तो कलाम साहब ने इस बात को लास्ट ईयर इस बात को कहा, हेल्थ मिनिस्टर से मिलकर और लोगों से मिलकर उसने प्रोग्राम को सारे देश में चालू करा दिया। तो आज ये जो बाबा का प्रोग्राम है, आज सारे भारत में, है ना, ऑफिशियल रूप पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संचालित होगा अभी आगे से। तो दादी को हम दिलवाली दादी भी कहते हैं ना,
दिलाराम बाबा और दिलवाली दादी। तो हमको क्या करना है? हमको शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और क्या करना है? दादी जैसा बनना है ना? तो ये स्लोगन याद रहेगा। शिव बाबा को बोलो, आप सभी बोलो, शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को और दादी जैसा। अभी भी दादी ने कहा संदेश में, याद है परसों का 29 तारीख का संदेश याद है? तो दादी ने क्या कहा कि मेरा जो बाबा का बच्चा, एक एक बच्चा कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? उसका चेहरा और चलन कैसा होना चाहिए? चमक, जैसे बाबा अंदर भर, बाबा ही दिखाई दे, कोई और दिखाई ना दे। दादी का यही था, दादी के चेहरे से, चलन से बाबा ही दिखाई देता था। हर समय बाबा, हर समय बाबा। दादी जब कमरे में थी यहां पर अपने दादी कॉटेज में, तो एक चित्र इधर था, एक चित्र इधर था। दादी देखता था, मैं लास्ट के दिनों की बात बता रहा हूं। दादी ऐसे या तो इधर देखती थी, कभी इधर बाबा की फोटो की, कभी इस तरफ, फिर कभी इस तरफ, फिर थोड़ी देर इस तरफ। तो दादी की जैसे बाबा दादी की नजरों में बसा हुआ था। और दादी को, मुझे दादी का तो ये पक्का है कि दादी जी, जब मैं सुबह सुबह दादी से जाता था मिलने के लिए, दादी जी मुझे जाते ही, मैं दादी को बोलता दादी गुड मॉर्निंग, तो दादी गुड मॉर्निंग कहती थी। फिर दादी मुझे स्पेशल, मतलब दादी का कुछ बातें तो ऐसे मैं दादी से आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं, है ना? दादी कितना प्यार करती थी, दादी इतना प्यार करती थी। दादी तो मतलब बस, दादी सुबह सुबह मुझे जैसे कई बार तो गले से लगा लेती थी, कई बार दादी कई गले से लगाएगी। और दादी आखिर के जब पिछले 3-4 महीने की बात है कि दादी हाथ ना ऐसे, दादी को हम कहते थे दादी मुझे प्यार कर दो, तो दादी पूरा हाथ ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा, और सचमुच दादी का हाथ ऐसे था जैसे कि एंजल का हाथ। आप दादी ने ऐसे हाथ लगाया ना, तो आपको ऐसे लगता जैसे आपका चेहरा ही नहीं रहा, लाइट का हो गया। इतना दादी जब हाथ ऐसे लगाती थी, ऐसा दादी का चेहरा, ऐसा ऐसे हमारा चेहरा हो जाता था। और हम सब जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस, सबके सब उसी प्यार में खोए रहते थे। सारा दिन दादी के कमरे का वातावरण ऐसा रहता था जैसे जैसे कि मतलब क्या बताएं आपको, सूक्ष्म वतन जैसा रूम रहता था एकदम से। सब, और नर्सेस तो नॉन बीके थी, वो कोई रेगुलर स्टूडेंट नहीं थी बीके, किंतु वो भी दादी के प्यार में सारा दिन खोई रहती थी। दिन रात वो काम करते थे, किंतु कोई भी थकावट किसको क्या होती पता नहीं थी। फिर जब दादी जी को 21 तारीख को दादी को ब्रेन में कुछ क्लॉट चला गया, फिर वहां हेमरेज हो गया, फिर दादी जी को ये हो गया अपना, फिर उनका सीटी स्कैन कराया गया, तो पता लगा कि उसमें हेमरेज हुआ है और फिर अभी कुछ उम्मीद नहीं है। तो दादी को फिर अहमदाबाद से हम यहां ले आए। और उसके बाद 25 तारीख की बात है, 25 अगस्त, हमारा हार्ट का पेशेंट का ग्रुप भी आया हुआ था, दिल वालों का ग्रुप भी आया हुआ था। तो मैं 9 बजे दादी को देखने के लिए कमरे में गया हूं दादी के पास। तो दादी का सब पैरामीटर्स तो ठीक ही देखे, चेकअप किए तो सारे पैरामीटर्स ठीक ही थे, हार्ट भी ठीक चल रहा था, बीपी थोड़ा लो जरूर था, किंतु ऐसा नहीं था कि खतरे की बात, तुरंत खतरे वाली कोई बात नहीं थी। और बाकी श्वास पे भी ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक था। तो मैं 9:30 बजे जैसे कमरे से बाहर निकलने लगा, गेट के बाहर आया, कमरे के दरवाजा है ना उसके पास आया, तो उस समय मुन्नी बहन अभी ही कमरे से बाहर निकल के गई थी, मोहिनी बहन थोड़ी देर पहले कमरे से बाहर निकल के गई थी। तो जैसे ही मैं बाहर आ रहा था, तो मेरे को अंदर से आवाज आई, गुप्ता जी मैं जा रही हूं। ऐसा दादी ने मुझे अंदर से आवाज आई। मैंने कहा आवाज कहां से आई मुझे, दादी तो कोमा में है, दादी तो बोलती नहीं है। तो फिर मैंने जो है पीछे वापस मुड़ा, मैं जाके देखा, दोबारा मैंने सब चेकअप किया, देखा तो सब कुछ तो ठीक है, जैसा था वैसा ही है। किंतु अंदर से वो आवाज इतनी स्ट्रांग थी, तो मैंने, वो जो वहां पर एक भाई खड़े हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि सबको बुलाओ, मुन्नी बहन को बुलाओ, मोहिनी बहन को बुलाओ, दादी जानकी जी को बुलाओ, दादी गुलजार जी को बुलाओ, सबको, जो भी भाई निर्भय भाई जी को, सबको बुला लो, अभी दादी जा रही है। ये 9:30 की बात है। तो फिर जैसे वो सभी लोग आते गए, मैं बोलता गया अभी दादी के जाने का समय, अभी दादी का जाने का समय। फिर सब लोग कमरे में आ गए, सब कमरे में आ गए और सबने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया।
मेडिटेशन करते गए। 15 मिनट के बाद दादी की अपने आप ही धीरे धीरे हार्ट की धड़कन कम होनी शुरू हो गई। 15 मिनट तक ऐसे ही रही, ठीक चलता रहा, धड़कन कम होनी शुरू हो गई। कम होते होते 82 से 79, 75, 870, है ना, 30, मतलब फिर 60, 54, 50, कम होते होते एक बार हार्ट बंद हो गया। मॉनिटर ने आवाज करनी शुरू कर दी। किंतु जैसे ही दादी एकदम हार्ट बंद हो गया और एकदम से दादी जैसे चली गई, कि थोड़ी देर में ही जैसे 1-2 सेकंड में ही दादी फिर वापस तेजी से वापस आ गई, पूरी लाइट के साथ, पूरी तेजी से लाइट के साथ दादी वापस आई और पूरा ग्लो चेहरे पे बहुत तेज ग्लो हो गया और सारा, और जो दादी की सैचुरेशन थी वो 99% हो गई। और उस समय ऐसे लगा दादी जैसे आंखें खोल देगी अभी, जैसे दादी अभी बोल पड़ेगी, ऐसा लगा उस समय। किंतु बस फिर सेकंड में दादी वापस चली गई। दादी के आखिरी जो क्षण थे, ऐसा क्षण किसी के साथ भी यज्ञ में किसी भी आत्मा ने ऐसे शरीर नहीं छोड़ा है। पूरे यज्ञ की सब दादियां, सब बड़े भाई बहन दादी के पास थे, कमरा पूरा भरा हुआ था और दादी ने तब सबसे विदाई लेके दादी गई। तो ऐसी हमारी दादी सदा सबके दिल में समाई थी, समाई है और समाई रहेगी। इतना प्यार करेगा कौन, है ना? बाबा तो हमें प्यार करता है, किंतु दादी ने इतना प्यार दिया है हम सबको साकार में। हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, हमने दादी को देखा है ना? और दादी ने हम सबको इतना इतना प्यार दिया है कि हम भूल नहीं सकते हैं। आज भी बाबा, कल भी बाबा से सुना, बाबा दादी को कितना याद करता है, दादी के साथ चेकिंग करता है। कल भी कहा ना, बाबा और दादी चेक कर रहे थे कि कितना मालिक बने हैं, है ना? तो अब जो बाबा की और दादी की आस है कि हम जल्दी से जल्दी संपूर्ण बने, बाप समान बने, दादी समान बने, और ऐसी स्टेज बना करके आज हमारे साथ दादी जानकी जी हैं। वो भी इतनी मीठी हैं, इतनी प्यारी हैं। उनकी जो शिक्षाएं, दादी जी हमें इतनी बढ़िया बढ़िया शिक्षाएं देती हैं, अपना चिंतन करती हैं दिन रात। प्रैक्टिकल 92 की एज में इतनी पावरफुल, सुबह अमृत वेला कराने पहुंच जाती हैं और अलर्ट होकर सब कार्य कराती हैं, मुरली सुनाती हैं, वॉकिंग करती हैं, खान पान का कितना परहेज रखती हैं। तो आइडियल जीवन, आदर्श जीवन क्या होता है, हमारी दादियों ने, हमारी दादी जी ने, जानकी दादी जी ने, हमारी गुलजार दादी जी ने, इन सब ये अपना प्रैक्टिकल जीवन, दादी रतन मोहिनी जी ने ना, ये अपना प्रैक्टिकल जीवन कैसे करके दिखा रही हैं, है ना? आज भी बाबा सारे यज्ञ को चला रहा है, कैसे चला रहा है दादियों के द्वारा, दीदियों के द्वारा कैसे चला रहा है। तो आज हमको ऐसा वफादार बन करके, बाबा का बच्चा बनने का अर्थ ही ये है कि हम 108 की माला में आए। मुश्किल नहीं है, सिर्फ लगन की बात है। बाबा की, जैसे बाबा ने किया, दादी ने किया, और हमारी दादियां जो कर रही हैं, सिर्फ उनको फॉलो करें और ऐसा हम बन जाएं, तो हम सब जरूर ऐसा बन सकते हैं। तो हम सब बनेंगे ना, सभी ऐसे, सभी बनेंगे, हम सब ऐसा बने। सिर्फ एक अमृत वेला पावरफुल करें। दादी ने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया होगा, मुरली से प्यार था बहुत, है ना? और शाम का योग, सोने से पहले चेकिंग, ये 4-5 बातें अगर हम पूरी पूरी ध्यान रखें तो हम, मैं समझता हूं, दादी समान जरूर बनेंगे। और अपनी कर्मेंद्र पर विजय, अपनी जो 4 धारणाएं हैं, शुद्ध मन, शुद्ध अन्न, सत्संग, निरंतर बाप का संग। जैसे दादी कहती थी ना, मैं बाबा को याद क्या करूं, बाबा कभी भूलता ही नहीं है, बाबा सदा ही मेरे साथ है, मेरे रोम रोम में बाबा समाया। दादी बोलती थी, मेरे रोम रोम में बाबा समाया है ना? तो ऐसे दादी, जैसे दादी कहती थी, सचमुच में हमारे जीवन में बाबा समाया हो, है ना? और दैवी गुणों का धारणा। तो ऐसी पक्की, मजबूत, जो हमारे सामने स्तंभ है, पवित्रता के स्तंभ दादी जी थे, अभी हमारी दादियां हैं। तो ऐसा हम सब बन करके जरूर जरूर बाबा का नाम वाला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी फिर बाबा को 2 मिनट याद करके, फिर आप दादी जी के ऊपर ही आज एक वीडियो फिल्म देखेंगे, और बहुत ध्यान से देखना कि दादी जी कैसे थे, प्रैक्टिकली आप देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करने, फिर उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद
डॉक्टर गुप्ता जी ने जो आज दादी के बारे में हमें बताया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाबा के विशेष आदि रतन दादी जी के अंग संग आप इतना समय रहे, आपने उनकी इतनी सेवा की, इतनी दुआएं प्राप्त की, आपने बहुत सुंदर बातें हमें दादी जी के बारे में बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात मैं भी आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो मुझे भी याद आ रहा था, हमारी दादी जी हम सबको कितना माँ की तरह प्यार करती थी। 18 जनवरी का दिन था, शांतिवन में यहीं पर इसी स्टेज पर ही हम लोगों को ड्यूटी मिली हुई थी और उस दिन बहुत ठंड थी। तो जैसे ही मुरली समाप्त हुई, इतनी ठंड में मैं दादी जी के पास ऐसे गई, तो दादी जी ने मेरे हाथ, क्योंकि बाहर थे, तो अपनी शॉल में ले लिए कि इतनी ठंड इसको भी लग रही होगी। जैसे बाहर से बच्चा आता है तो माँ उसको अपनी शॉल में ले लेते, उसको इतना। तो वो दिन जब मेरे को याद आता है तो मेरे मन एकदम भर जाता है कि दादी ने हम बहनों को कितना माँ की तरह प्यार किया। कभी बीमार होते थे तो दादी जी ने एक बार अपने हाथ से हमें पत्र लिखा कि तुम बहुत दौड़ती रहती हो सेवा के लिए, इसलिए बाबा ने तेरे को रेस्ट दिया। ऐसा एक बार दादी जी ने अपने हाथ से पत्र लिखा। तो माँ की तरह दादी हमारा कितना पालना करती थी। तो ऐसी हमारी दादी जी बाप समान बनी और हम सब भी बाप समान बने। उसकी आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम दादी जी का वीडियो भी देखेंगे।